किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का किया शुभारंभ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी किए हस्तांतरित। जीविका निधि का उद्देश्य है किफायती ब्याज दरों पर धनराशि उपलब्ध कराना। सरकार ने चीनी मिलों और डिस्टिलरी को नवंबर से शुरू होने वाले 2025-26 विपणन वर्ष में बिना किसी प्रतिबंध के एथेनॉल उत्पादन की दी अनुमति। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में की देश भर की कृषि क्षेत्र की स्थिति की समीक्षा। कहा, पंजाब के किसान भाई बहन बिल्कुल नहीं करें चिंता। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में खड़ी है प्रभावित किसानों के साथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, प्रदेश के किसानों को बहुत जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे 20 लाख से अधिक सोलर पावर पंप। उन्होंने बिजली बिल की समस्या से हमेशा के लिए मिल जाएगी निजात। पंजाब में सतलुज, रावी, ब्यास और घग्गर नदी उफान पर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। जम्मू के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में आज सुबह यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए। जीविका निधि की स्थापना का उद्देश्य इससे जुड़े सदस्यों को किफायती ब्याज दरों पर धनराशि उपलब्ध कराना है। जीविका के सभी पंजीकृत क्लस्टर स्तरीय फेडरेशन इस संस्था के सदस्य बनेंगे। इस संस्था के संचालन के लिए बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही धनराशि देंगी। इस पहल से ग्रामीण महिलाओं के बीच उद्यमिता विकास को मजबूत करने और समुदाय आधारित उद्यमों के विकास में तेजी आने की उम्मीद है। पूरे बिहार से लगभग 20 लाख महिलाएं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। सरकार ने चीनी मिलों और डिस्टिलरी को नवंबर से शुरू होने वाले 2025-26 विपणन वर्ष में गन्ने के रस, चीनी, सिरप और सभी प्रकार के शीरे, मोलेसिस से बिना किसी प्रतिबंध के एथेनॉल उत्पादन की अनुमति दी। इस फैसले का उद्देश्य घरेलू खपत के लिए चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए भारत के एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम को बढ़ावा देना है। इस नीति से शुगर शेयरों में तेजी आई है और ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी मदद करेगा। चीनी मिलों और डिस्टिलरियों को एथेनॉल बनाने की अनुमति से भारत की ईंधन आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, क्योंकि इससे पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण में वृद्धि होगी, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करेगा और आयात लागत घटाएगा। इसके अलावा ये कृषि अर्थव्यवस्था को भी समर्थन देगा और ग्रामीण आय में वृद्धि करेगा। गन्ने की खोई, शुगर कैन बैगासिस, गन्ने को पेर कर या कुचल कर उसका रस निकालने के बाद बचा हुआ रेशेदार ठोस अवशेष होता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, बायो ईंधन, कागज बनाने, खाद बनाने और निर्माण सामग्री बनाने जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण में ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में बैठक कर कृषि क्षेत्र की देश भर की स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने विभिन्न राज्यों में हो रही बारिश की जानकारी ली। उन्होंने पंजाब के कुछ इलाकों में आई बाढ़ व फसलों पर इसके असर के बारे में विस्तार पूर्वक अधिकारियों से चर्चा भी की। बैठक में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंजाब के किसान भाई बहन बिल्कुल चिंता ना करें। केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में प्रभावित किसानों के साथ खड़ी है। शिवराज सिंह ने कहा कि वे आगामी दिनों में पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लेंगे और मौके पर पीड़ित किसानों से भी मिलकर उनकी हर संभव मदद की कोशिश करेंगे। बैठक में केंद्रीय कृषि सचिव डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी,
सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने देश भर में कृषि क्षेत्र की स्थिति को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि खरीफ बुआई क्षेत्रफल में पिछले वर्ष के मुकाबले आशाजनक वृद्धि हुई है। खाद्यान्न फसलों के साथ ही बागवानी क्षेत्र की प्रगति के बारे में भी केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने जानकारी ली। विशेषकर आलू, प्याज और टमाटर के उत्पादन की स्थिति और कीमतों के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी अन्नदाताओं को सम्मान और सुविधा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द 20 लाख से अधिक किसानों को सोलर पावर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे उन्हें बिजली बिल की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविवार को मुरैना जिले के ग्राम राजोधा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से भी 6-6 हज़ार रुपये, इस प्रकार कुल 12,000 रुपये सम्मान निधि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी प्रकार प्रदेश की सभी लाडली बहनों को दीपावली के बाद भाई दूज से हर माह 1500 की राशि दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार ने सांदीपनी विद्यालय के माध्यम से किसान और गरीब के बच्चों को सौगात दी है। अगस्त महीने में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश, बाढ़ और जलभराव से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों को हुए इस नुकसान से राहत देने के लिए सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हाल में आई बाढ़, जलभराव और भारी बारिश के कारण प्रभावित किसानों की सुविधा को देखते हुए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 10 सितंबर 2025 तक खुला रखा जाएगा, जिससे 12 जिलों के 1402 गांवों के किसान खरीफ 2025 के दौरान हुई फसल क्षति का पंजीकरण कर सकेंगे। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल से प्राप्त ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 38,286 किसानों ने अपनी फसल क्षति का दावा दर्ज कराया है। पंजीकृत कुल क्षेत्र पर फल 2,42,945.15 एकड़ तक पहुंच चुका है। खेती किसानी के अलावा देसी मुर्गी पालन भी अतिरिक्त आय का एक अच्छा स्रोत बनता जा रहा है। सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय में दिलचस्पी दिखाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इस व्यवसाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए अधिक निवेश की ज़रूरत नहीं होती। केवल 40 से 50 हज़ार रुपये में इसे शुरू किया जा सकता है। पेश है ये रिपोर्ट। मुर्गी पालन का व्यवसाय एक अच्छी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। खासकर देसी मुर्गी पालन बहुत कम लागत से शुरू होने वाला ये व्यवसाय लाखों करोड़ों का मुनाफा दे सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, खाने पीने की आदतों में परिवर्तन, तेजी से शहरीकरण, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता, युवा जनसंख्या के बढ़ते आकार आदि के कारण कुक्कुट उत्पादों की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ऐसे में युवा मुर्गी पालन को रोजगार का माध्यम बना सकते हैं। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मुर्गी पालन व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, प्रति पशु उत्पादकता में वृद्धि करना और इस प्रकार अम्ब्रेला योजना विकास कार्यक्रम के तहत मांस, बकरी का दूध, अंडा और ऊन के उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के तहत भेड़, बकरी और मुर्गी पालन के साथ ही चारा विकास पर भी 50% सब्सिडी दी जाती है। संशोधित राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुधन और मुर्गी पालन यानी कुक्कुट में नस्ल विकास, फीड और चारा विकास और नवाचार और विस्तार के लिए अलग अलग सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। देसी मुर्गी पालन के लिए ज्यादा निवेश की जरूरत भी नहीं होती। केवल 40 से 50 हज़ार रुपए में इसका बिजनेस शुरू किया जा सकता है। कड़कनाथ, असील, चटगांव, सोनाली, बुसरा, कैरी निर्भीक, कैरी श्यामा, हितकारी और उपकारी जैसी देसी मुर्गियों को घर के खाली जगह, आंगन या खेतों में पाला जा सकता है। एकीकृत खेती का पर्यायवाची बन चुकी गाजियाबाद की फार्मिंग लेडी मंजू रानी कश्यप भी देसी मुर्गी पालन कर अच्छी आय प्राप्त कर रही हैं। जो ये फार्म हमने बनाया हुआ, ये मेरा फार्म जहाँ पे मछली पालन मैं करती हूँ वहीं पे ही मैंने बनाया हुआ है। और ये प्रजाति देसी है, कैरी रेड प्रजाति है और ये ज़्यादातर नेचुरल खाना पसंद करते हैं। जैसे कि हमारे तालाब के चारों तरफ जो घास होती है हरियाली, तो उसको खाना पसंद करती है। जो कि हमारे फार्मर्स जो फिश पोल्ट्री का फार्म कर रहे हैं तो अपना फीड बचा लेते हैं, यानी कि कम लागत में ज़्यादा आय प्राप्त करते हैं। मंजू रानी कश्यप का कहना है कि देसी मुर्गियों में बीमारी भी कम लगती है।
सबसे अच्छी बात तो ये है कि देसी प्रजाति के अंदर बीमारी नहीं आती है और ये फिर बाहर का खाना अधिक मात्रा में खाना पसंद करती है। ये बड़ा फ़ायदे का सौदा है और 3 महीने में ये तैयार हो जाती है। लेकिन मेरे पास जो ये मुर्गी पालन है ये अंडे वाली मुर्गियां हैं, क्योंकि 3.5 महीने के अंदर ये अंडा देना स्टार्ट कर देंगी और एक मुर्गी 1 साल में 250 अंडा देती है। यदि योजनाबद्ध तरीके से मुर्गी पालन किया जाए तो कम खर्च में अधिक आय की जा सकती है। बस तकनीकी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। फार्म बनाते समय ये ध्यान दें कि ये गांव या शहर से बाहर हो, पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था हो। फार्म हमेशा ऊंचाई वाले स्थान पर बनाएं ताकि आसपास जल जमाव न हो। इसके अलावा जैविक सुरक्षा के नियम का भी पालन होना चाहिए। समय समय पर शेड के बाहर डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव और टीकाकरण नियमों का पालन करें। समय पर सही दवा का प्रयोग करें। मुर्गी पालकों को चूजे से लेकर अंडा उत्पादन तक की अवस्था में विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि लापरवाही की गई तो अंडा उत्पादकता प्रभावित होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च आहार प्रबंधन पर आता है, अतः इस पहलू पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। मुर्गी पालन फ़ायदे का एक सौदा है। इसे कहते हैं कि कम खर्च में अधिक मुनाफा इसमें आता है, क्योंकि ये कम जगह लेती है। भारत सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी उसकी स्कीम्स हैं, जो कम ऋण पे लोन भी दिया जाता है। हमारे जो मुर्गी पालक हैं वो लोन लेकर अपने इस व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। किसान समाचार के लिए कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, गाजियाबाद। अगस्त महीने में कई स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश, बाढ़ और जलभराव से किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसानों को हुए इस नुकसान से राहत देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि किसानों की सुविधा को देखते हुए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल को 10 सितंबर 2025 तक खुला रखा जाएगा, जिससे 12 जिलों के 1402 गाँवों के किसान खरीफ 2025 के दौरान हुई फसल क्षति का पंजीकरण कर सकेंगे। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल से प्राप्त ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक कुल 38,286 किसानों ने अपनी फसल क्षति का दावा दर्ज कराया है। पंजीकृत कुल क्षेत्रफल 2,42,945.15 एकड़ तक पहुंच चुका है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार खरीफ 2025 में फसल क्षति पंजीकरण के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू में 7 जिलों के 188 गांवों के लिए खोला गया था। इसके बाद इसका दायरा बढ़ाकर 12 जिलों के 1402 गांवों तक कर दिया गया। अब इन 12 जिलों के सभी प्रभावित किसान 10 सितंबर 2025 तक अपने दावे पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। किसानों द्वारा किए गए आवेदनों के आधार पर जिला राजस्व अधिकारी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त दावों का सत्यापन विशेष गिरदावरी के रूप में करेंगे। इन आकलनों के आधार पर निर्धारित मानकों के अनुसार किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाएगा। और अगली खबर पंजाब से। पंजाब में सतलुज, रावी, ब्यास और घग्गर नदी उफान पर हैं, जिससे आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। चंडीगढ़ में सुखना झील का जल स्तर भी बढ़ गया है। राज्य में आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। प्राकृतिक आपदा से गुरदासपुर, अमृतसर, कपूरथला समेत कुल 12 जिले प्रभावित हुए हैं। वहीं अब तक 29 लोगों की मौत भी हुई है। जानकारी के अनुसार 15,688 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। जापान और चीन की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पहुंचते ही पंजाब में बाढ़ के हालात की जानकारी ली। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से फोन पर बात की और राज्य में बारिश और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने पंजाब को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। वहीं राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री भगवंत मान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। पंजाब में बारिश का रौद्र रूप। राज्य में अब तक 29 लोगों की मौत। अब तक 15,688 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। इस बीच दिल्ली में आज सुबह यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। दिल्ली में कल दिन भर लगातार बारिश होती रही। आज भी दिल्ली में बारिश का अलर्ट है।
अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश में बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर जिलों के लिए आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही भारी बारिश से राज्य का सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन, पेड़ गिरने और अचानक बाढ़ आने की घटनाएं हो रही हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश और उससे हो रही भूस्खलन की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। देहरादून और उत्तरकाशी के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है, जबकि रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच जम्मू में भारी बारिश से स्थानीय लोगों की परेशानी कम होती नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने जम्मू के विभिन्न हिस्सों के लिए आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू में जहां नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाओं से जानमाल का बड़ा नुकसान हुआ है। किसान समाचार में आइए अब जानते हैं देश में मंडी का भाव। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस साल बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल ये पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बक्सरा मंडी में 30 अगस्त को सोयाबीन का भाव था 4,105 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदे 705 रुपए लुढ़क कर 3,400 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की धोराजी मंडी में इस दौरान पीली सोयाबीन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 30 अगस्त के दिन यहां सोयाबीन का भाव रहा 4,205 रुपए। 1 सितंबर को इसके भाव 100 रुपए चढ़कर 4,305 रुपए पर हुए। हालांकि मोडासा मंडी में बीते शनिवार को पीली सोयाबीन 4,485 रुपए पर बिकी। सोमवार को इसके सौदे 5 रुपए नरम होकर 4,480 रुपए पर हुए। राजुला मंडी की बात करें तो यहाँ 30 अगस्त को सोयाबीन का भाव रहा 3,965 रुपए। 1 सितंबर को इसके सौदों में 190 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 3,775 रुपए। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाए हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 में जहां इसका MSP 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इन दिनों देश की मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। एग मार्केट के आंकड़ों के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 31 अगस्त को मक्का का भाव 2,000 रुपए था, जो 1 सितंबर को 200 रुपए बढ़कर 2,200 रुपए पर पहुंच गया। इसी तरह राज्य की बोडेली मंडी में भी सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 31 अगस्त को मक्का का भाव 2,081 रुपए था, जो 1 सितंबर को 4 रुपए की बढ़त के साथ 2,085 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में भी इस दौरान मक्का के भाव अलग अलग रहे। अतरौली मंडी में मक्का 1,950 रुपए क्विंटल बिका, जबकि बबराला मंडी में देसी लाल मक्का 1,980 रुपए पर और डिबाई मंडी में हाइब्रिड मक्का 2,230 रुपए क्विंटल पर बिका। अनुमान है कि इस साल देश में मक्का की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 में कुल मक्का उत्पादन लगभग 422.81 लाख टन रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 46 लाख टन ज्यादा है। इतनी अधिक पैदावार का असर मक्का के बाजार भाव पर भी साफ दिखाई दे सकता है। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन निर्यात के मामले में 14वें स्थान पर आता है।
कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्य हैं जहां मक्का की पैदावार अच्छी होती है। हालांकि उपज अधिक होने के बावजूद घरेलू खपत ज्यादा होने से निर्यात सीमित रह जाता है। एपिडा के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2024 में भारत ने लगभग 14.42 लाख मीट्रिक टन का मक्का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 443 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब के किसान गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में किसान कपास और मक्का के खेतों में पानी जमा न होने दें। पंजाब के उप पर्वतीय मैदानी इलाकों में किसान मूंग, सोयाबीन और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। यहाँ के पश्चिमी मैदानी इलाकों में इस समय मूली, गाजर और शलगम की बुवाई की जा सकती है। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में किसान कपास और बाजरा के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। दिल्ली में किसान क्यारियों में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, गाजर, सरसों, साग, मूली, पालक और धनिया की बुवाई कर लें। गुजरात के किसान मूंगफली, कपास, तिल, बाजरा, मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर, अरंडी और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। यहाँ के किसान धान के खेतों में जल स्तर 2 से 3 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। राजस्थान के किसान सभी खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ के उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में किसान कपास के खेतों को खरपतवारों से मुक्त रखें। साथ ही यहाँ के दक्षिणी आर्द्र मैदानी इलाकों में इस समय धान, मिर्च, बैंगन और फूल गोभी की बुवाई की जा सकती है। राजस्थान के उदयपुर में किसान कपास, मक्का, सोयाबीन, दलहन और सब्जी की नर्सरियों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पठारी इलाकों में किसान मक्के को ब्लाइट रोग से बचाने के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। छत्तीसगढ़ के किसान फसलों को गिरने बचाने के उपाय कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खास खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन भारत में एक मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन चिप निर्माण तक सीमित नहीं है। ये भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा बनाएगा। इस मौके पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, प्रधानमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया। 3.5 साल की छोटी सी अवधि में दुनिया अब भारत की ओर देख रही है। पंजाब के पटियाला जिले के सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये गिरफ्तारी धारा 376 के एक पुराने मामले में की गई है। अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में जलालाबाद के पास आए भीषण भूकंप में अब तक 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 2800 से अधिक घायल हैं। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।